नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वीक आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इस क्लास में दोस्तों करंट अफेयर्स के साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से संबंधित स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। किस फील्ड से लिए गए हैं? खेल से इस बार दोस्तों 6 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 5 क्वेश्चन हैं। स्थान की बात करें तो स्थान से 6 क्वेश्चन हैं और अवार्ड्स की बात करें तो 2 क्वेश्चन अवार्ड से हैं। डिफेंस से 2 क्वेश्चन हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 2 क्वेश्चन हैं। योजना से 4 क्वेश्चन हैं और लास्ट में विविध से 8 क्वेश्चन है। टोटल कितने हैं? टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करेंगे हम हमेशा की तरह खेल के साथ में। फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे खेल के क्वेश्चन, जो कि 6 क्वेश्चन लिए गए इस बार। पहला सवाल देखते हैं खेल का। हाल ही में नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप इवेंट में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन है, कांस्य, रजत, स्वर्ण, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपको टिक करना है। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन के साथ में इसका आंसर देखेंगे। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? कौन सा पदक जीता है इन्होंने? ऑप्शन सी, गोल्ड मेडल। सी ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा। गोल्ड मेडल जीता है नीरू ढांडा ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में। बात करें दोस्तों नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के आयोजन की, तो इसका आयोजन करनी सिंह रेंज, नई दिल्ली में। करनी सिंह रेंज कहाँ है? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। और नीरू ढांडा ने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि कीर्ति गुप्ता ने इसमें सिल्वर मेडल जीता है और प्रगति दुबे ने इसमें कांस्य पदक जीता है। हम बात करें नीरू ढांडा जी की, तो इन्होंने एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 68वीं नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 38वीं नेशनल गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? हरेंद्र सिंह, पॉल स्मिथ, पीटर वेलिंगटन, सजोड मारिजने। तो जो भारतीय महिला हॉकी टीम है उसका मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका इसमें डी राइट होगा, सजोड मारिजने। ठीक है, सजोड मारिजने की बात करें तो ये नीदरलैंड से हैं और इन्होंने इससे पहले भी भारतीय जो महिला हॉकी टीम है उसका नेतृत्व कर चुके थे कोच के रूप में 2017 से 21 तक। ये भारतीय महिला हॉकी जो टीम है उसके कोच रह चुके थे। अब इनको हरेंद्र सिंह जी जो हैं, वर्तमान में हरेंद्र सिंह जी कोच थे, इनके स्थान पर अब जो नीदरलैंड के सजोड मारिजने हैं, इनको फिर से भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है वैभव मिश्रा, सूर्या करिश्मा तमिरी, निधि तोमर या फिर मान्या तिवारी जी। तो किसने जीता है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल, यानी कि सिंगल्स में? तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सूर्या करिश्मा तमिरी। इन्होंने 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया है। बात करें दोस्तों 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की, तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? विजयवाड़ा। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। सूर्या करिश्मा तमिरी ने तन्वी पात्री को हराकर, किसको? तन्वी पात्री को हराकर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो महिला एकल का खिताब है वो अपने नाम किया है। पुरुष एकल की बात करें इस टूर्नामेंट में दोस्तों, तो ऋत्विक संजीव एस पुरुष एकल में है और मिश्रित युगल की बात करें हम तो सत्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने ये खिताब अपने नाम किया है। क्लियर है? तो 87वीं सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में, जिसमें महिला सिंगल्स का खिताब सूर्या करिश्मा तमिरी ने जीता है। पुरुष सिंगल्स की बात करें तो ऋत्विक संजीव एस ने जीता है और मिश्रित युगल की बात करें तो सत्विक रेड्डी और राधिका शर्मा ने ये खिताब जीता है। क्लियर? आगे देखते हैं।
हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देखिए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन सी राइट होगा। दीप्ति शर्मा भारतीय ऑलराउंडर हैं। दीप्ति शर्मा अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाली ये खिलाड़ी बन गई है। दीप्ति शर्मा ने T20 क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की मैगन सूट, जिनके नाम 151 विकेट थे, उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अभी श्रीलंका के खिलाफ इनका मैच था और इन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल कर ली है T20 में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में। दीप्ति शर्मा जी की बात करें तो दीप्ति शर्मा जी जो अभी वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इन्होंने मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। ठीक है, भारत ने फाइनल में किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। और फाइनल की बात करें तो इसमें शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच रही थी और दीप्ति शर्मा की बात करें तो दीप्ति शर्मा जी जो है वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आंद्रे डी ग्रास को 21वें टाटा मुंबई मैराथन 2026 के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। उनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, फ्रांस, केन्या या फिर कनाडा? आंद्रे डी ग्रास अभी 21वां टाटा मुंबई मैराथन होने वाला है 2026 में, तो इसका जो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? आंद्रे डी ग्रास को बनाया गया है। ये किस देश से हैं ये पूछा गया है, तो किस देश से हैं ये? कनाडा से। अभी मुंबई महाराष्ट्र में इसका आयोजन होने वाला है 81वीं टाटा मुंबई मैराथन का। कब होगा? 18 जनवरी को होगा। ठीक है, कनाडा के हैं ये, ओलंपिक चैंपियन है आंद्रे डी ग्रास। उनको टाटा मुंबई मैराथन के लिए इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है। बात करें आंद्रे डी ग्रास की तो ये टोक्यो ओलंपिक 200 मीटर में गोल्ड मेडल है और पेरिस ओलंपिक में बात करें तो 4x100 मीटर रिले में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो 21वें टाटा मुंबई मैराथन का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, 18 जनवरी को किया जाएगा और इसका जो इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है वो आंद्रे डी ग्रास को बनाया है। कहाँ से हैं ये? कनाडा से हैं। क्लियर, आगे देखते हैं। हाल ही में किस शहर में 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है? भोपाल, लखनऊ, राजगीर या फिर बेंगलुरु? 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। इसमें बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। और स्टेडियम की बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम गुंजूर बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम कहाँ पड़ता है? ये बेंगलुरु में पड़ता है। ठीक है, गुंजूर बेंगलुरु में। विजेता की बात करें तो बालक वर्ग में कर्नाटक विजित रहा था और बालिका वर्ग में महाराष्ट्र विजय रहा है। ठीक है, ये जो खो खो चैंपियनशिप का आयोजन करवाने का उद्देश्य क्या है ये भी जान लेते हैं। देश के कोने कोने से प्रतिभाशाली युवाओं की खोज और उनके कौशल को निखारने के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना ही इस टूर्नामेंट का करवाने का मुख्य उद्देश्य माना गया है। ठीक है, तो 44वीं जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी जी स्टेडियम जो है गुंजूर बेंगलुरु, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो विजेता रहा है, बालक वर्ग में जो विजेता रहा है वो कर्नाटक है और बालिका में कौन रहा है? महाराष्ट्र रहा है। ठीक है, आगे देखेंगे। स्पोर्ट्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से संबंधित क्वेश्चंस की। ठीक है, 5 क्वेश्चन है इसमें। पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है बताइए। ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें? ऑप्शन आपका डी राइट होगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी को दक्षिण पश्चिम वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया है। बात करें एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी की तो 1987 को भारतीय वायुसेना के ये फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था इनको और वे ए कैटेगरी में योग्य फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं और उनके पास 4500 घंटे से अधिक उड़ान भरने का इनके पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिमी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल तेजिंदर सिंह जी को। ठीक है, बात करें एयरफोर्स का जो प्रमुख है वह कौन है? अमरप्रीत सिंह जी हैं। आगे बात करते हैं।
हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? अनिकेत चौहान जी, राकेश अग्रवाल जी, वैभव शर्मा जी और निधि मिश्रा जी। तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का जो अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा। राकेश अग्रवाल जी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए का अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल, हिमाचल कैडर के हैं ये, 1994 बैच के, इनको एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एनआईए की स्थापना की बात करें तो 31 दिसंबर 2008 को एनआईए यानी कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी की स्थापना की गई थी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल निरंजन शर्मा, एयर मार्शल शिवानी जैन, एयर मार्शल नागेश कपूर या फिर एयर मार्शल अखिलेश गुप्ता। भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा। एयर मार्शल नागेश कपूर जी को भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर ने एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी का स्थान लिया है। ठीक है, तो नर्मदेश्वर तिवारी जो थे इनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। एयर मार्शल नागेश कपूर भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ फाइटर पायलट अधिकारी हैं जिनके पास कमांड संचालन, प्रशिक्षण और स्टाफ भूमिकाओं में व्यापक अनुभव है। वे फाइटर ऑपरेशंस, प्रशिक्षण सुधार और प्रमुख वायु कमांड में नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? एयर मार्शल नागेश कपूर जी को नियुक्त किया गया है। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अखिल वर्मा, निधि तिवारी, दुर्गेश जैन या फिर लव अग्रवाल। विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, लव अग्रवाल जी को। बात करें लव अग्रवाल जी की तो 1996 बैच के ये आंध्र प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और इन्हें विदेश व्यापार महानिदेशालय का प्रमुख बनाया गया है। इससे पहले वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। ठीक है, डीजीएफटी की बात करें तो देश के आयात निर्यात और विदेशी व्यापार नीतियों से जुड़े अहम विभाग इनके पास रहते हैं, ये इनका कार्य रहता है। तो विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी का महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? लव अग्रवाल जी को। क्लियर है? आगे देखेंगे। हाल ही में भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख है एयर मार्शल करमवीर गुप्ता, एयर मार्शल एस श्रीनिवास, सी है एयर मार्शल सुबोध कुमार और डी है एयर मार्शल मोहित पांडे। तो भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स में ट्रेनिंग कमांड का जो प्रमुख बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? ऑप्शन क्या राइट होगा इसमें? ऑप्शन आपका बी राइट होगा। एयर मार्शल एस श्रीनिवास जी को भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख बनाया गया है। बात करें दोस्तों एयर मार्शल एस श्रीनिवास जी की तो 1987 को ये IMA लड़ाकू धारा में कमीशन किया गया था इनको और वे श्रेणी ए योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं। उनके पास 4200 घंटे से अधिक उड़ान का जो एक्सपीरियंस है। अब इनको भारतीय वायुसेना ट्रेनिंग कमांड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब बात करेंगे स्थान से संबंधित क्वेश्चंस की। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन है स्थान से। पहला सवाल देखेंगे। हाल ही में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया है? मध्य प्रदेश, कश्मीर, बिहार या फिर गुजरात में 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल खोजा गया है। अभी वो कहाँ खोजा गया है? क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन आपका बी राइट होगा इसमें, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। बात करें जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के जहानपुरा गांव में, बारामूला जिले के जहानपुरा जो गांव है
वहाँ पर 2000 साल पुराना बौद्ध स्तूप खोजा गया है। इसमें पुरानी तस्वीरों के आधार पर पुरातत्वविदों ने यह खुदाई की, जिससे इस ऐतिहासिक स्थल का पता चला है। कुषाण काल के स्तूप, मठ और अन्य संरचनाएं सामने यहाँ से आई है। ठीक है, तो 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल कहाँ खोजा गया है? जम्मू कश्मीर के बारामूला के जहानपुरा गांव में। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। यह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर तमिलनाडु? पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है जिसको इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? तो किस राज्य में है ये? ऑप्शन आपका राइट होगा ए, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया है। ठीक है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि इस पहल के माध्यम से सरकार इसे एक जिम्मेदार इको टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने और इसकी जैव विविधता को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। ठीक है, तो ये जो पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टैटिक जीके में। पार्वती अरग्गा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, गोंडा जिले में। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? राजस्थान, गोवा, उड़ीसा या फिर असम? तो कौन सा है ये? ऑप्शन डी राइट होगा आपका, असम। केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां जो वेतन आयोग है वो लागू कर दिया जाएगा, और वो कर दिया गया है। लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने भी ये पहल शुरू की है, और सबसे पहले जो ये शुरुआत की है वो असम सरकार द्वारा ये की गई है। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा ये शुरू किया गया है कि असम में भी 8वां जो वेतन आयोग है वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, इसकी घोषणा कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ाने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़? हेरिटेज आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भोरमदेव कॉरिडोर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी राइट होगा आपका, छत्तीसगढ़। ठीक है, स्थान की बात करें तो छत्तीसगढ़ के कबीर धाम जिले में भोरमदेव धाम को पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। शिलान्यास की बात करें तो मुख्यमंत्री जो छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय जी, और केंद्रीय पर्यटन मंत्री एवं संस्कृति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत जी। इन दोनों के द्वारा ये इसका शिलान्यास किया गया है, और ये जो है इसको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो है भोरमदेव कॉरिडोर उसका प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। किस राज्य में है ये? छत्तीसगढ़ में है। आगे देखेंगे। हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया है? पटना, भोपाल, जयपुर या फिर ग्रेटर नोएडा में? भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक तो कहाँ खोला गया है ये? ऑप्शन डी राइट होगा आपका, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में ये खोला गया है। नोएडा स्थित सरकारी चिकित्सा संस्थान यानी कि जीआईएमएस में स्थापित किया गया है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? स्वास्थ्य सेवा में तकनीक के बेहतर उपयोग के माध्यम से रोगियों की सुरक्षा, क्लिनिकल परिणामों और प्रणाली की दक्षता को सुदृढ़ करना है, और ये देश का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक है जो कि ग्रेटर नोएडा में खोला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद या फिर चेन्नई में? तो कहाँ किया है बताइए, ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ए, नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में, कहाँ पर? राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध से संबंधित पिपरवा के पवित्र अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। ठीक है, क्या शीर्षक है? प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष है। ठीक है,
तो ये नई दिल्ली में मोदी जी द्वारा जो वित्त प्रवाह अवशेष है उसके अंतर्राष्ट्रीय जो प्रदर्शनी है उसका उद्घाटन किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चंस की। ठीक है, इस बार 2 क्वेश्चन हैं। पहला सवाल देखते हैं, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शिवम सक्सेना जी, अनुराग जैन जी, मैत्री पुष्पा जी या फिर अंकिता जैन जी। इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे मिला है? ऑप्शन आपका सी राइट होगा इसमें, मैत्री पुष्पा जी को इफ्को साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। समारोह की बात करें, इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। प्रसिद्ध हिंदी लेखिका हैं ये मैत्री पुष्पा जी, को इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इफ्को द्वारा वर्ष 2025 का इफ्को साहित्य सम्मान प्रदान किया गया है। इफ्को साहित्य सम्मान की स्थापना की बात करें तो 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी और पुरस्कार के रूप में एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, स्मृति चिन्ह और 11 लाख रुपए की नगद राशि इसमें प्रदान की जाती है। तो इफ्को साहित्य जो सम्मान है 2025 का वो किसे मिला है? मैत्री पुष्पा जी को मिला है। हिंदी की ये लेखिका हैं और इन्होंने इंडियन जो फार्मेसी फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड है, इफ्को है, उनके द्वारा ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी? 2011 से इफ्को की जो ये है पुरस्कार है इफ्को साहित्य सम्मान, इसकी शुरुआत की गई थी और इसमें पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है? एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और 11 लाख रुपए नगद राशि के रूप में दिया जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे, हाल ही में नोवाक जोकोविच को ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है, उनका संबंध किस खेल से है? नोवाक जोकोविच, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस या फिर बैडमिंटन? तो नोवाक जोकोविच की बात करें तो ये किस खेल संबंधित है? टेनिस से। ठीक है, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड में इसको आयोजन किया गया था और यह पुरस्कार जो है उनको उनके खेल जगत में उनके असाधारण योगदान और निरंतर उत्कृष्टता को मान्यता देता है, इस वजह से इनको पुरस्कार दिया गया है और इसको पुरस्कार किसने दिया है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है, ये पुरस्कार इनके द्वारा प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस से संबंधित क्वेश्चंस की। ठीक है, पहला सवाल देखते हैं डिफेंस का, 2 सवाल है इस बार। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने कार्बाइन और टॉर्पीडो के लिए कितने करोड़ के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? 4500 करोड़, 4666 करोड़, 5000 करोड़ या फिर 5566 करोड़? रक्षा मंत्रालय द्वारा ये हस्ताक्षर किया गया, अनुबंधन किया गया है। इसमें कितने करोड़ का? ऑप्शन बी आपका राइट होगा, 4666 करोड़ रुपए। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए नए पैदल सेना हथियारों और उन्नत टॉर्पीडो खरीदने के लिए रक्षा अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, क्या उद्देश्य है? सैनिक स्तर पर युद्ध की क्षमता को बढ़ाना है और भारत की जलमग्न तथा पनडुब्बी युद्ध क्षमताओं को मजबूत करना है। ठीक है, रक्षा सचिव कौन है? राजेश कुमार सिंह जी हैं, उनकी उपस्थिति में नई दिल्ली में ये अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो 4666 करोड़ रुपए की ये जो हस्ताक्षर किए गए हैं रक्षा मंत्रालय ने इस पर साइन कर दिए हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में किस शहर में भारतीय तटरक्षक बल ने क्षेत्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास RPREX 2025 किया है? कोलकाता, विशाखापत्तनम, मुंबई या फिर चेन्नई? तो कहाँ किया है? भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ऑप्शन सी मुंबई में, मुंबई समुद्र तट पर महाराष्ट्र में। ठीक है, क्या उद्देश्य है? समुद्री प्रदूषण खासकर तेल रिसाव से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया का मूल्यांकन करना और SOP यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया को मान्य करना है। ठीक है, इसमें जो शामिल इकाइयां हैं वो भारतीय तटरक्षक बल के प्रदूषण नियंत्रण पोत और जहाज, महाराष्ट्र सरकार, बंदरगाह प्राधिकरण और तेल कंपनियों और अन्य एजेंसी इसमें शामिल थी। ठीक है, तो मुंबई में इसका जो अभ्यास था इसको कंप्लीट कर लिया गया है। आगे देखते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन है इस बार। पहला सवाल देखते हैं,
हाल ही में DRDO द्वारा पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश में। तो DRDO द्वारा जो पिनाका है लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, इसका सफल परीक्षण कहाँ किया गया है बताइए। ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा ए, ओडिशा में। कहाँ पर? चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज, चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से इसका जो सफल परीक्षण है वो किया गया है। DRDO ने पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का पहला सफल उड़ान परीक्षण कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो पहला ही था ये। इस रॉकेट को आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा हाई एनर्जी मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर इमारत के समर्थन से डिजाइन किया गया है। ठीक है, DRDO ने 1 जनवरी 2026 को अपना अभी हाल ही में 68वां स्थापना दिवस भी मनाया है। क्लियर है? आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्य में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 प्रलय नामक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है? राजस्थान, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश। तो कहां से किया है बताइए। ये भी आपका ओडिशा है, ओडिशा से ही किया है। ठीक है, प्रशिक्षण स्थल की बात करें तो ओडिशा तट के पास चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है वहीं से इसका सफल परीक्षण किया है। ठीक है, सॉलिड प्रणोदक अंदर बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय, कौन सा है? प्रलय है। क्या विशेषता है? एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 मिसाइलों को दागना, जिसे सल्वो लॉन्च कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्वो लॉन्च, यानी कि एक ही लॉन्चर से कम समय में 2 मिसाइलों को एक साथ दागना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सल्वो लॉन्च कहा जाता है। ठीक है, तो इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। योजना से इस बार दोस्तों 4 क्वेश्चन लिए हैं। पहला सवाल देखते हैं योजना का। हाल ही में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण को बढ़ावा देने की योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत कुल वित्तीय परिव्यय कितना है? तो ये ऑप्शन है आपके सामने, 4 ऑप्शन है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। ऑप्शन आपका इसमें बी राइट होगा, 7280 करोड़ रुपए वित्त परिव्यय कर दिया गया है। ठीक है, भारत सरकार ने योजना के कार्यान्वयन के लिए 7280 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत कर दिया है। लक्ष्य की बात करें तो 6000 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता स्थापित करना है। उद्देश्य क्या है? उच्च मूल वाले चुंबकों के लिए भारत का पहला एकीकृत घरेलू विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। ठीक है, तो ये 6000 मीट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता से ये कार्य करने वाला है और 7280 करोड़ रुपए की राशि इसको स्वीकृत कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को मजबूत करने और घरेलू कंपनियों को ग्लोबली मुकाबला करने में मदद करने के लिए कितने रुपये की मार्केट एक्सेस सपोर्ट योजना शुरू की गई है? तो कितने रुपए की योजना शुरू की गई है? ये ऑप्शन आपका सी राइट होगा इसमें, 4531 करोड़ रुपये। कितने वर्ष तक? ये 2026 से 31 तक ये वित्त वर्ष जो होगा इसमें इसका टारगेट रखा गया है और भारत सरकार ने 4531 करोड़ रुपए की मार्केट एक्सेस सपोर्ट यानी कि MAS योजना की शुरुआत की है। ठीक है, इस योजना का संचालन कौन कर रहा है? वाणिज्य विभाग। कौन कर रहा है? वाणिज्य विभाग द्वारा इस योजना का संचालन किया जा रहा है, जो कि वित्त वर्ष क्या रहेगा इसका? 2026 से 31 तक। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। यह राजमार्ग परियोजना किस योजना के तहत स्वीकृत की गई है? ठीक है, 374 किलोमीटर है 6 लेन का जो ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल नासिक सोलापुर अक्कलकोट कॉरिडोर, इसको मंजूरी दी गई है। और ये जो मंजूरी दी गई है वो किस योजना के तहत दी गई है? PM गतिशील राष्ट्रीय मास्टर प्लान, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन, भारतमाला परियोजना या फिर सागरमाला कार्यक्रम। तो किस योजना के तहत दी गई है?
ऑप्शन आपका इसमें ए राइट होगा, पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र और ओडिशा में 2 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक है, महाराष्ट्र में 374 किलोमीटर लंबे 6 लेन, जबकि ओडिशा में लगभग 206 किलोमीटर लंबे NH 326 के चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में उदासीन भक्तों के लिए वित्तीय सहायता योजना शुरू किया गया है? उत्तराखंड, मणिपुर, असम या फिर मेघालय। तो किस राज्य ने ये योजना शुरू किया है? ऑप्शन सी, असम। शुभारंभ की बात की जाए तो मुख्यमंत्री वहाँ के श्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी द्वारा इसका शुरुआत की गई है। राज्य भर के सत्रों से जुड़े ब्रह्मचारी वैष्णव भिक्षुओं को प्रति माह 1500 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत लगभग 620 उदासीन भक्तों को लाभार्थी के रूप में चिन्हित किया गया है। तो असम सरकार द्वारा ये योजना शुरू की गई है। अब बात करेंगे दोस्तों विविध से संबंधित क्वेश्चन। जो क्वेश्चन है लास्ट में बच गए हैं कंप्लीट क्वेश्चन, वो विविध से देखेंगे। 8 क्वेश्चन है इस बार। हाल ही में होने वाली गणतंत्र दिवस 2026 की परेड में पहली बार शामिल होने वाले भारतीय सेना के पशु दस्ते का नेतृत्व कौन करेंगे? कैप्टन हर्षिता, कैप्टन नमन जैन, मेजर रचना यादव या फिर कर्नल पंकज त्रिपाठी। तो भारतीय जो गणतंत्र दिवस है 2026 का, उसकी परेड में पहली बार शामिल किया गया है पशु दस्ता। उसका जो नेतृत्व कर रहा है वो कौन कर रहे हैं? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, कैप्टन हर्षिता। कैप्टन हर्षिता इसका नेतृत्व करने वाली है। ठीक है, गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना की पशु टुकड़ी पहली बार दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मार्च करने वाली है। इस टुकड़ी में 2 बैक्टीरियन ऊंट हैं, ये देख सकते हैं आप, 4 जोस्कर खच्चर हैं, ये रहे 4 शिकारी पक्षी हैं, 10 भारतीय नस्ल के श्वान हैं और वर्तमान में सेवा में मौजूद 6 पारंपरिक सैन्य श्वान भी हैं। ठीक है, ये शामिल होंगे और ये पहली बार हो रहा है गणतंत्र दिवस पर जो परेड में पहली बार इनको शामिल किया जा रहा है पशु दस्ते को, और इसका नेतृत्व कैप्टन हर्षिता जी द्वारा किया जा रहा है। क्लियर? आगे देखते हैं। हाल ही में भारत ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की कौन सी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? दूसरी, तीसरी, चौथी या फिर 5वीं? तो भारत जापान को पीछे छोड़कर कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है वर्ल्ड में? चौथी। पहले नंबर पर जो है वो USA है, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे जर्मनी है और चौथे पर अपना देश भारत है। ठीक है, जापान 5वें नंबर पर चला गया है। IMF की रिपोर्ट है 2025 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 4.18 ट्रिलियन डॉलर की GDP के साथ भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ठीक है, ज़्यादा अंतर नहीं है, भारत का 4.187 है और जापान का 4.186 है। ये जापान का है और ये इंडिया का है। ठीक है, तो चौथी भारत जो है चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। आगे देखते हैं। हाल ही में दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बन गई है? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला? मनिका जैन, निधि शर्मा, रश्मि त्रिपाठी या फिर काम्या कार्तिकेयन? तो कौन है राइट आंसर बताइए? ऑप्शन डी राइट होगा आपका, काम्या कार्तिकेयन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव तक स्की करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय और विश्व की दूसरी सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। ठीक है, जिसमें सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ना और दोनों ध्रुव तक स्की करना शामिल है। ठीक है, वर्ल्ड में दूसरे नंबर की बन गई है और भारत की बात करें तो भारत में ये पहली महिला बन गई है जो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली है सबसे कम उम्र की। हाल ही में LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? लाइफ इंश्योरेंस ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन आपका इसमें राइट होगा सी,
सहज इंश्योरेंस सर्विसेज, सहज इंश्योरेंस सर्विसेज के साथ में LIC ने ग्रामीण भारत में इंश्योरेंस की पहुंच बढ़ाने के लिए साझेदारी की है। ठीक है, क्या उद्देश्य है? ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बीमा की पहुंच को बढ़ाना और वित्तीय समावेशन को मजबूत करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को गुवाहाटी और किस शहर के बीच चलाया जाएगा? कोलकाता, अहमदाबाद, मुंबई या फिर दिल्ली में? तो भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है वो गुवाहाटी और किसके बीच? कोलकाता के बीच, गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलाया जाएगा। ठीक है, रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी। उन्होंने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि पहली भारत जो स्लीपर ट्रेन है वो गुवाहाटी से कोलकाता के बीच चलने वाली है। इसके अलावा ये भी बताया कि जो बुलेट ट्रेन है, पहली बुलेट ट्रेन, उसका उद्घाटन 15 अगस्त 2027 को होने वाला है। ठीक है, ये हाई स्पीड रेल सेवा 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर संचालित होगी। तो देश में पहली जो बुलेट ट्रेन है वो 15 अगस्त 2027 को इसका उद्घाटन हो जाएगा और ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलने वाली है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब लॉन्च किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, JP नड्डा जी या फिर देवेंद्र कुमार जोशी जी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब अमित शाह जी, गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये इसका उद्घाटन किया है, इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अंडमान निकोबार और द्वीप समूह में एक एकीकृत कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है, 229 करोड़ की लागत से निर्मित यह सेंटर द्वीपों में सुरक्षा प्रबंधन और आपातकालीन प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने के लिए तैयार किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को किसने हरी झंडी दिखाई है? ध्रुव NG सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर को तो किसने दिखाई है? ऑप्शन आपका डी राइट होगा, राम मोहन नायडू। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री है राम मोहन नायडू। उन्होंने बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी कि हाल हेलीकॉप्टर डिवीजन में ध्रुव एनर्जी सिविल वेरिएंट हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर को स्वदेशी शक्ति इंजन के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नागरिक जो प्रमाणन पत्र है उसके द्वारा इसको प्रमाणन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतिम सवाल है आज का, ये बुक का सवाल था, किसी में डाल दिया है। ठीक है, हाल ही में महामना वाङ्मय नामक पुस्तक के दूसरे संस्करण का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? द्रौपदी मुर्मू जी, योगी आदित्यनाथ जी, ओम बिरला जी या फिर CP राधाकृष्णन जी? महामना वाङ्मय पुस्तक का दूसरा संस्करण है, तो इसका जो विमोचन किया गया है वो भारत के उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन जी द्वारा किया गया है। कहाँ से? भारत मंडपम, नई दिल्ली से। लेखक की बात करें तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं इसके लेखक, और इसका दूसरा संस्करण जो है वो इसको लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, आयोजक की बात करें महामना मालवीय मिशन द्वारा इसका आयोजन किया गया था। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीक लेटेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।